हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स का पार्ट 2 यानी कार्बोकैटाइंस। कार्बोएनाइंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटाइंस। देखिए, हमने बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा था एक लेक्चर में। तो बॉन्ड क्लीवेज के बारे में मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देखा उसमें कि बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से होता है। एक तो हमारा होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा क्या होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और किसी एक आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कार्बोकैटाइंस देखिए, कार्बोकैटाइंस जो होते हैं हमारे, ये भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ही बनते हैं। कार्बोकैटाइंस या कार्बन या कार्बोनियम आयंस, इसी को कार्बोनियम आयंस भी कहते हैं। कार्बोनियम, देखिए लास्ट में इसके आ रहा है ओनियम। ये जो ओनियम है इसका जनरल नेम है। अगर आप मैथिल कोई कार्बोकैटाइन है CH3 प्लस, तो ये हो गया ओनियम, कार्बोनियम आयन। अगर मैं इसको एक मैथिल ग्रुप लगा दूं CH प्लस, तो ये हो गया हमारा मैथिल कार्बोनियम आयन। अगर मैं एथिल ग्रुप और अटैच कर दूं एक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसका एंडिंग नेम सेम रहेगा, लेकिन वो जैसे एथ मैथ ये सब हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन या एथिल ग्रुप लगा दिया तो मैथ ये हो गया कार्बोनियम आयन, ये मैथिल कार्बोनियम आयन, ये एथिल कार्बोनियम आयन। इसी तरीके से आप कार्बोनियम जो कार्बोकैटाइंस है उसको कार्बोनियम आयन्स भी कहते हैं और उसको आप नामकरण कर सकते हैं। जैसे कार्बोनियम आयन, ओनियम, एंडिंग नेम क्या है इसका? ओनियम। अगर देखिए यही पॉजिटिव चार्ज किसी भी, अगर मान लो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, अगर मान लीजिए इसने कोई एक एसिडिक प्रोटॉन मिला इसको, तो हमारा पास ऑक्सीजन ने बना दिए 3 बॉन्ड इसके पास हो गए और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी एक कैटायन स्पीशीज हुई ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सोनियम आयन। एंडिंग नेम बस आपको याद रखना है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सोनियम, ऑक्स और ऑक्सोनियम आयन। अगर देखिए इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे अमोनिया हमारा होता है NH3, इसे भी कोई H प्लस अगर प्रोटोनेट कर दे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना प्रोटॉन के पास, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो बन जाएगा NH4। अब जब हमारे पास जो नाइट्रोजन है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये भी एक कैटायनिक स्पीशीज है, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन है तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ये हो गया हमारा नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो इसको हम, इसका एंडिंग नेम आपको याद रखना है कि ओनियम आयन हम लगा देते हैं। जैसे कार्बन पे है तो कार्बोनियम आयन, इस तरह से ऑक्सीजन पे है तो ऑक्सोनियम आयन, नाइट्रोजन पे है तो नाइट्रोनियम आयन। देखिए चलिए इसकी शेप और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोकैटाइंस ये होता है हमारा, ये कोई कार्बन है, इस पर कोई ग्रुप लगे या और कोई भी ग्रुप हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। और देखिए इसका जो एक ऑर्बिटल होता है जो इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये, और इसका हाइब्रिडेशन की बात करें, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोकैटायन का, हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है? sp2। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम जनरली जो शॉर्ट तरीका है उसको फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इस पर नंबर ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, एक ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि बना है 2 इलेक्ट्रॉनों से, और एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, तो हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री होगी इसकी प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, प्लेनर होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो कैटायंस होता है ये तीनों जो बॉन्ड है हमारे किसी एक प्लेन में है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, जैसे ये कार्बन है ये बॉन्ड मान लीजिए हमारा बोर्ड से बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है, ये है बोर्ड में, ठीक है। ये ग्रुप लगे R1 R2, इसको नाम दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको कोई प्लेन पास कराऊँ तो ये बॉन्ड क्या है, हमारी तरफ है टूवर्ड्स मी, ठीक है। और ये अवे फ्रॉम द बोर्ड्स, ये अवे फ्रॉम द, दोनों बॉन्ड जो है अवे फ्रॉम द, ये जो अब इधर की बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, और ये बोर्ड में है। तो कोई भी एक प्लेन अगर यहाँ से पास कराओगे तो वो सारे एटम्स को कट कर जाएगा। तो यानी कि ये मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है सारे एटम, और ये जो ऑर्बिटल है एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर इन बॉन्ड की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ये जिसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, हमारी ज्योमेट्री हो गई इसकी ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है, ये आप देखिए एक ट्रायंगल सा बनाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। ये हो गई इसकी ज्योमेट्री। लेकिन इसके बारे में थोड़ा एविडेंस हाँ, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ, इसका मैं बात करूँ कि कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कार्बोकैटायंस, देखिए 2 2 4 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये कार्बोकैटायंस, ठीक है। इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बोरॉन के, देखिए बोरॉन के बहुत सारे कंपाउंड हमारे कार्बोकैटायंस के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। बोरॉन के जितने कंपाउंड है लगभग, अगर वो डाइमराइज देखो, बोरॉन में BH3 है, BH3 हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप लिख सकते हो इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कार्बोकैटायंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कार्बोकैटायनिक स्पीसीज। देखिए BH3, देखिए बोरॉन के पास भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगे जो कि एक प्लेन में है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल क्या है इसके परपेंडिकुलर। तो ये भी एक मॉलिक्यूल क्या है, कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारा क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो गया CH3। इसके पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और भी आप कह सकते हैं जैसे Br का कोई भी डेरिवेटिव, जैसे Br3 कोई भी ग्रुप हो सकता है बोरॉन से अटैच, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इस तरह से बोरॉन फैमिली के मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बोकैटायंस के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। देखो नंबर ऑफ 6, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। इसकी चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी क्या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एविडेंस के बारे में, कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ही होती है। एविडेंस पढ़ लेते हैं। एविडेंस इन द फेवर ऑफ evidence in the favor of trigonal planar geometry of carbocations. Evidence in the favor of trigonal planar
ऑफ कार्बोकेटायंस। अब देखिए एविडेंस को हम दो तरीके से चेक करके देखते हैं। एविडेंस दो में जैसी है कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ, यानी एविडेंस ऑफ स्टीरियोकेमिकल, एविडेंस ऑफ यानी कि स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, और दूसरा हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, आप इसको इस तरह से लिखिए, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, और एक चेक करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में हम चेक करते हैं कि कोई हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव, उस पर हम रिएक्शन करा के देखें, उसका इंटरमीडिएट के थ्रू उस पर रिएक्शन कराएंगे। देखिए अगर मैं कोई स्टीरियोकेमिकली प्योर कंपाउंड लूँ, जैसे ये मैंने कोई कंपाउंड लिया, ये इस पे लगा दिया कोई लिविंग ग्रुप, ये आर, इस कोई भी आप ग्रुप हो सकता है, एक ग्रुप मैंने लगा दिया इसके बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन, यानी कि एक डैश पे है और एक बेच पे, ठीक है, और ये इन द प्लेन। अगर मैं ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाए L माइनस, कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है ये, तो ये बनेगा कार्बोकेटाइंस हमारा इस तरह से R, और ये चलिए R को नाम दे देते हैं R1, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है, क्योंकि प्योर ऑफ कैसा है, ये हम कंपाउंड लिया हमने प्योर ऑप्टिकली, प्योर कंपाउंड है, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव है ये, ठीक है, यानी 100% कैसा है ये, 100% इनान्शियोमेरिक एक्सिस में है। इनान्शियोमेरिक एक्सिस का मतलब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो प्लेन, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, देखिए जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट कर देते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो हमने ऐसा कंपाउंड लिया है, एक ही कंपाउंड है, तो ये एक ही कंपाउंड है, ये 100% इनान्शियोमेरिक एक्सिस में, और इनान्शियोमेरिक एक्सिस का मतलब है कि वो कोई कंपाउंड है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है 100%, यानी 50 डिग्री मान लीजिए उसने 100 मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट को, और तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो कंपाउंड एक्सिस में, इनान्शियोमेरिक एक्सिस में है, क्योंकि उसका रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं है। तो कैसा है ये, 100% इनान्शियोमेरिक एक्सिस। अब देखिए ये बना कार्बोकेटाइंस, तो इसका जो ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल ये होगा ना। अब देखिए इस पर हम कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दें, अब हमें पता है ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसका, ये एक लोब ये है इसकी, एक एंटी इसके एक लोब ये पीछे की साइड है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो हमारा इस मतलब इस लोब में भी इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, अपने इधर से बॉन्ड बना सकता है, और एक पॉसिबिलिटी बनती है यही न्यूक्लियोफाइल अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले तो इधर से भी आ सकता है। तो देखिए हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा अगर ये इधर से इलेक्ट्रॉन डाले तब कंपाउंड बनेगा, तब हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा। बाकी सेम ये R1 R2 R3, ये R1 R2 और R3। यदि ये न्यूक्लियोफाइल इस ऑर्बिटल में आ जाए, देखिए पॉसिबिलिटी तो बनती है ना, दोनों ऑर्बिटल है और सेम वही, देखिए न्यूक्लियोफाइल है, इस ऑर्बिटल से भी इतना ही 50% आने के चांसेस है, और इस ऑर्बिटल में भी आने के मतलब 50% चांसेस हैं, क्योंकि ये हमारा जो इंटरमीडिएट है
जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से आ सकता है और दोनों तरफ से 50-50% आ सकता है। देखिए अब जो अगर इधर से आ जाए तो जो कंपाउंड बनेगा R, ये हमारा सेम रहेगा और ये अब द प्लेन है R1 R2 R3 और ये लगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। देखिए अब इस ऑर्बिटल में अगर इसने इलेक्ट्रॉन डाले तो ये कंपाउंड मिलेगा और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले तो हमें मिलेगा ये कंपाउंड। अब देखिए अगर इसका हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, अगर हमें एटम आइडेंटिफाई होते तो अगर इसका एस, कहने का मतलब है अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस है तो इसका आर होगा और इसका अगर आर होगा तो इसका एस होगा, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, रिवर्स होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें जो एक प्योर कंपाउंड था वो इसके लिए उसका इंटरमीडिएट बना, लीविंग ग्रुप निकलने के बाद जो इंटरमीडिएट बना उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराया तो न्यूक्लियोफाइल ने हमें दो कंपाउंड दिए, एक तो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, जो कि दोनों 50-50% हमें सॉल्यूशन मिले। ये भी 50% मिलेगा और ये भी 50%, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आने के दोनों तरफ से इक्वल चांस है ना, न्यूक्लियोफाइल्स के इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है जब 50-50% मिला हमें। अभी मान लीजिए ये जो हमारा ये 50 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, अब सॉल्यूशन में हमें दो कंपाउंड मिले और ये 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना सॉल्यूशन, क्योंकि उसने देखिए एक ने तो इतना 50 डिग्री रोटेट कर दिया मान लीजिए क्लॉकवाइज, दूसरे कंपाउंड ने क्या किया, उसी को प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ओवरऑल जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गई वो कैंसिल हो गई ना। 50 डिग्री इधर हो गया, दूसरे इधर कर दिया, तो हमारा क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये हो गया हमारा रेसिमिक मिक्सचर। तो इससे हमें स्टीरियोकेमिकल एविडेंस से क्या पता लगता है कि देखिए कंपाउंड में, यानी जो हमारा कंपाउंड है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तभी न्यूक्लियोफाइल दो तरह से आ सकता है, इस साइड से भी इस साइड से भी, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वली चांसेस है न्यूक्लियोफाइल के आने के। प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर। इससे हमें स्टीरियोकेमिकल एविडेंस से पता लग गया कि हमारा मॉलिक्यूल जो कार्बोकैटायंस होता है, जो इंटरमीडिएट बना है अभी कार्बोकैटायंस, ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और देख लेते हैं। तो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, देखिए स्टीरियोकेमिकल एविडेंस से हमने देखा मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, अगर कार्बोकैटायंस जनरेट हो रहा है तो मॉलिक्यूल जो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। देखिए अब पिरामिडल, अगर मान लीजिए कोई मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, पिरामिडल है, पिरामिडल शेप होगा अगर, तो पिरामिडल कैसा होगा, अमोनिया के लाइक, जैसे अमोनिया होता है हमारा पिरामिडल शेप ही तो होता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हमारे ग्रुप लगे R1 R2 एंड R3। अब देखिए जब पिरामिडल मॉलिक्यूल है, पिरामिडल ज्योमेट्री अगर मान लें हम, और पिरामिडल, तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होगा वो केवल एक ही साइड उसके पास है, इधर ही से आ सकता है वो, और उसके पास कोई दूसरी साइड नहीं है जो यहाँ जो आ जाए, ठीक है। तो केवल हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारा R1 R2 एंड R3। देखिए अगर पिरामिडल मॉलिक्यूल है तो पिरामिडल मॉलिक्यूल की एक पॉसिबिलिटी है, केवल एक ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ओनली वन प्रोडक्ट। क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है पिरामिडल शेप में। अगर जो हमारा इंटरमीडिएट है अगर वो ट्राइगोनल प्लेनर है तभी पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल को दो फेज से आने की, तभी हमारा जो है मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली देख ले रहे हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटल हम SN1 रिएक्शन जब कराते हैं तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, हमें इंटरमीडिएट मिलता है ना, इंटरमीडिएट विल बी ऑब्टेन,
SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है, इंटरमीडिएट विल बी ऑब्टेन, इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है, रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑब्टेन इन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखिए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जब हम SN1 रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है, SN1 रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है ना। SN1 रिएक्शन में जब इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटाइंस, तो न्यूक्लियोफाइल में हमें रेशन में मिक्सचर मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल को दो तरह से आने की पॉसिबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। कार्बो इंटर तो हमें क्या मिलेगा, रेशमिक मिक्सचर। एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि अगर मैं इस कंपाउंड, हम ये कंपाउंड ले लें, ठीक है, और ये कोई लिविंग ग्रुप हमने लगा दिया, तो अगर ये इसको लिप, क्या ये इसको लिप कर सकता है, यह कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है। देखिए, ये एक ऐसा सेंटर है, अगर यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होगा तो ये ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी होगा। जब ये ऑर्बिटल एम्प्टी होगा तो ये कैसी शेप हो जाएगी, पिरामिडल, पिरामिडल शेप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट हो गया ना। लेकिन देखिए, यहाँ एक रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि पिरामिडल, अगर ये कार्बोकैटायन बनेगा पिरामिडल शेप हो जाएगी। दूसरी बात, यह कार्बोकैटायन जनरेट ही नहीं होता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं होता, ब्रिज की वजह से। ये जो ब्रिज है, जो बहुत ही स्मॉल रिंग ब्रिज है, और ये कौन सा है, sp3 कार्बन है। जब sp3 है तो इसके पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा ना, 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp3 कार्बन है, सारे sp3 कार्बन है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल ये फॉर्मड ही नहीं होता। यही रीज़न है कि कार्बोकैटायन हमारा तभी स्टेबल होता है जब उसे प्लेनरिटी मिल जाती है, जब प्लेनर हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा, इसलिए जो हमारा इंटरमीडिएट है ये फॉर्मड ही नहीं होता। इसको आप अगर फॉर्मड होता तो इसके पिरामिडल शेप हो सकती थी, लेकिन ये मॉलिक्यूल ही फॉर्मड नहीं होता इसी वजह से, क्योंकि ये जो रिंग में है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। कार्बोकैटायन को चाहिए प्लेनरिटी। कार्बोकैटायन कैसा होता है हमारा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमने देखा कि ये कार्बोकैटायन यहाँ ब्रिज पोजीशन पे, ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, ब्रेड्स रूल ने बताया कि कार्बोकैटायंस, हाँ, अगर मैं रिंग को थोड़ा एक्सपेंशन करा दूँ, रिंग थोड़ा, मान लीजिए मैंने साइज बढ़ा दिया रिंग का, तो एक बार ये देख लेते हैं। चलिए, मैंने ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर दिए। अब हमने ये रिएक्शन कराई तो हमारा जो लिविंग ग्रुप है x माइनस यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ कार्बोकैटायन हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल में कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो गया, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है इसकी ज्योमेट्री हमें पता है। जो कार्बोकैटायन से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, वो इसकी ज्योमेट्री जो ट्राइगोनल प्लेनर हो गई इस वजह से, क्योंकि जो रिंग है हमारा, जो ब्रिज पोजीशन है, नंबर ऑफ, देखिए अगर हम ब्रिज का साइज बढ़ा देंगे तो प्लेनरिटी मॉलिक्यूल में आ जाएगी और कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा। कार्बोकैटायन भी हमारा स्टेबल होगा। ब्रिज नंबर ऑफ, जैसे ब्रिज इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इज आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म्ड हो गया। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, अगर ये कार्बोकैटायन हमारा है तो कार्बोकैटायन पे ये ब्रिज पोजीशन पे ब्रेड्स ने बताया कि ये कार्बोकैटायंस है। अगर यहाँ मैं इसको एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल दूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आएगा तो ये कार्बन भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन, तो जब कार्बोकैटायन था ये भी sp2 था, अभी भी sp2 है,
और इसे चाहिए प्लेनरिटी, ये भी कैसा हो गया sp2। तो यहाँ ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को चाहिए प्लेनरिटी, और ये जो ब्रिज है ये बहुत स्मॉल रिंग है, केवल एक ही कार्बन है, वो sp3, तो इसीलिए इसमें भी प्लेनरिटी नहीं आती और डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पे भी फॉर्म नहीं बनता है। तो क्या ये ब्रेड्स रूल ने बताया कि ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इज आल्सो नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कार्बोकैटायन कभी भी हमें अगर सिंगल कार्बन दिया है ब्रिज पोजीशन पे तो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेनरिटी नहीं मिलती उसे, नहीं, इसलिए वो स्टेबल भी नहीं होता। तो एक ये था हमारा एक्सपेरिमेंटली एविडेंस, एक्सपेरिमेंटली सबूत था कि हमारा कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो हमने कार्बोकैटायंस की ज्योमेट्री के बारे में कुछ सीखा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें बताना है। अरेंज द, क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब देखिए कौन से कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन फर्स्ट देगा। मैं कंपाउंड यहाँ लिखता हूँ। पहला है R3X, सेकंड है, यही ले लेते हैं, ये कोई लिविंग ग्रुप X, और थर्ड है अब हमें बताना है इसमें कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। कौन SN1 रिएक्शन फास्ट देगा और कौन स्लो। देखिए सबसे पहले हम कार्बोकैटायंस फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन हमें कार्बोकैटायंस ही तो बनता है SN1 रिएक्शन में, क्योंकि एक ही केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखिए जो हमारा बनेगा पहले कार्बोकैटायंस, C होगा है, सॉरी, यहाँ होगा एक कार्बन R3CX, ये कार्बोकैटायंस 1, 2 और 3, ये टर्सरी कार्बोकैटायन हमें मिला। अगर इसका मैं लिविंग ग्रुप निकाल दूं तो हमें जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा, ब्रिज पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी ब्रिज पोजीशन पे आएगा, लेकिन ये नंबर ऑफ कार्बन थोड़े इंक्रीज हो गया, एक एटम कार्बन हमें बढ़ा दिया है हमने। अब इसमें बताना है हमें SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होगी। देखिए जो कार्बोकैटायन हमारा ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनना चाहेगा। ये कार्बोकैटायन देखिए टर्सरी कार्बोकैटायन है ये यहाँ, और वो भी टर्सरी कार्बोकैटायन है, बहुत ही ईजिली, और इसका बॉन्ड एंगल भी 120 होगा, क्योंकि सारे ही जो बॉन्ड हैं वो रिंग में नहीं है, इसमें रिंग में है तो थोड़ा बहुत क्या करेंगे, यहाँ भी थोड़ा बहुत क्या होगा, एक्सपेंशन होने से प्लेनरिटी आने को रोकेगी ये ब्रिज पोजीशन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंड्रेंस, कोई रेट्रिक्शन नहीं है, इस आराम से जो कार्बोकैटायन है पूरा प्लेनर हो जाएगा ये मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट। तो यहाँ SN1 रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। ऑर्डर बताना हमें, तो यहाँ सबसे फास्ट होगी फर्स्ट में। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमें अभी कार्बोकैटायंस में कैसा, ये प्लेनर, ये तो प्लेनर होने का नहीं है, कार्बोकैटायन ही फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकैटायन अगर होगा, अगर यह जनरेट बनेगा तो बहुत ही अनस्टेबल बनेगा ही नहीं। ब्रिज पोजीशन पे कार्बोकैटायन अगर नंबर ऑफ कार्बन सिंगल है तो बिल्कुल यहाँ कार्बोकैटायंस फॉर्म नहीं होगा। इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ रेयर केस में बन सकता है, क्योंकि यहाँ रिंग थोड़ा एक्सपेंशन अपने आप को एक्सपेंड कर लेगी और थोड़ा ये मॉलिक्यूल जो कैसा प्लेनर हो सकता है, ये हमारा कार्बन, ये वाला कार्बोकैटायंस प्लेनरिटी आ सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका तो बहुत ही SN1 रिएक्शन इसमें तो बिल्कुल होगी ही नहीं। तो दूसरे नंबर पर सेकंड और ये हमारा थर्ड, ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस मैं मॉलिक्यूल चेंज कर देता हूँ।
इसमें भी आपको यही SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन में हमारा पहला कंपाउंड है, ये हमने लगा दिया ब्रोमीन, ये कोई गुड लिविंग ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड। और कंपाउंड दूसरा कंपाउंड हमने लिया, ये भी हमने लगा दिया ब्रोमीन। कंपाउंड थर्ड हमने ले लिया, ये यहाँ लगा दिया ब्रोमीन। और इसमें चलिए हमने ये ले लिया। अब हमें सेम क्वेश्चन है, यही बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस। फटाफट कार्बोकेटायन बना लीजिए। जब हम कार्बोकेटायन देखिए, ये लिविंग ग्रुप है, Br- निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पोजीशन पे, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ में ऑक्सीजन है, रिंग में ऑक्सीजन, ठीक है। और बात करें इसकी, तो ये हमारा Br- निकलेगा, यहाँ Br- और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन पे। और ये हमारा बना ये Br-, यहाँ से भी रिमूव, और ये हमारा 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से भी Br-। अब देखिए कार्बोकेटायन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। अब देखिए बात करें कंपाउंड फर्स्ट, पहला कंपाउंड कैसा हमारा, देखिए इसमें कार्बोकेटायन बनने के बाद जो मॉलिक्यूल है और साथ में ऑक्सीजन भी है, तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा मैं आपको इस तरह से 3D में देखने की कोशिश कीजिए। मैंने ऑक्सीजन यहाँ लगा लिया, और ये है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, और इस पोजीशन पे क्या है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये जो बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड, इसका पी ऑर्बिटल इस तरह से होगा ना, इसका इस तरीके से, और ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर तो इस ऑर्बिटल में होंगे, और एक ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल में होगा इसके पास। इसी तरह से ये पी ऑर्बिटल, और ये इसका कार्बन का पी ऑर्बिटल। अब देखिए कार्बोकेटायन्स जो फॉर्म्ड हुआ इस पोजीशन पे, वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, ये इसके साथ ये डीलोकलाइजेशन में है, इसका लोन पेयर इधर, और इधर से भी डीलोकलाइजेशन में है। तो और ये कैसा हो गया मॉलिक्यूल, ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। नंबर ऑफ देखिए पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक का मतलब तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया ना। ये तो चाहेगा कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बहुत ही फास्ट बनेगा, चाहेगा इस पोजीशन में रहने को। अब ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये बहुत फास्ट बनेगा क्योंकि इस पर एरोमेटिसिटी आ रही है ना कार्बोकेटायन्स फॉर्म्ड होने के बाद। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ये इस और एक ऑर्बिटल में जो लोन पेयर हैं वो इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है। ये वाले लोन पेयर इस ऑर्बिटल के कैसे है, परपेंडिकुलर, और ये कैसे है, पैरेलल। जो पैरेलल वाला लोन पेयर है वो बाकी पी ऑर्बिटल के साथ क्या है, डीलोकलाइजेशन में है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इस कार्बोकेटायन्स की बात करें तो इस पाई बॉन्ड से भी डीलोकलाइज हो रहा है, इस पाई बॉन्ड से भी मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये भी स्टेबल है। बात करें इसकी, इसमें ये कार्बोकेटायन फॉर्म्ड हुआ, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखिए, इधर से स्टेबलाइज तो हो रहा है, प्लेनर भी है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल कैसा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ कितने थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल कोई फॉलो करता है तो वो कैसा होता है, एरोमेटिक। और 4n अगर 4n को कोई मॉलिक्यूल फॉलो करता है, नंबर ऑफ यहाँ अगर मैं n की वैल्यू 1 लगा दूँ तो यहाँ कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर इसको फॉलो करता है तो कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारा, ये एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो तो बनना ही नहीं चाहेगा। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की तो सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक,
फिर होता है होमो एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में होता है हमारा एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर होता है एरोमेटिसिटी में, ठीक है। तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये एंटी एरोमेटिक तो बनना ही नहीं चाहेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। सबसे लेस स्टेबल क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। इसकी भी अगर मैं इसको नंबर दे दूँ 1 2 3 एंड 4, और ये कार्बोकैटायन में क्या है, एक मीजोमेरिक पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ डिलोकलाइजेशन में है, तो ये भी स्टेबल है। तो मैं अगर ऑर्डर लिखूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, क्योंकि इसके ये कैसा हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, sp3। ये पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन तो है इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, लेकिन यहाँ जो है sp3 कार्बन आ गया, तो ये पार्शियली डिलोकलाइजेशन इसमें हो जाता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड में। पढ़ेंगे हम, जैसे इस तरीके से कोई अगर रिंग है, ये पाई बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड ये था, ये क्या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब मैंने जो sp3 कार्बन है, ये sp3 होगा ना, तो ये sp3 कार्बन है, तो डिलोकलाइजेशन को थोड़ा बहुत रोकेगा, लेकिन फिर भी इसका जो पी ऑर्बिटल है, इसका पी ऑर्बिटल, इसके पी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जो है ये पार्शियली डिलोकलाइजेशन हो जाता है यहाँ से, इसलिए ये होते हैं होमो एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये sp3 कार्बन है जो हमने ऊपर ब्रिज की तरह बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब है ये होमो एरोमेटिक है। इसके बाद स्टेबिलिटी, ये बनना जल्दी से इससे ज़्यादा जल्दी बनने की कोशिश करेगा, और ये भी इससे ज़्यादा जल्दी बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक तो लेस स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से जब इसको बनाएंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कंपेयर करेंगे, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग लगभग या तो लगभग एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा हो जाएंगे बॉन्डिंग से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल होता है। तो ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हमारा हो गया फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर हो गया हमारा फोर्थ, थर्ड सबसे लास्ट में। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज क्लास यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।